हाय वेलकम ज़ीशान। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years नाउ जो हमारा लास्ट वीडियो हुआ था जब हमने इटली की जर्नी के बारे में बात की थी, और आज हम लोग वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि जो कुछ भी बात यहाँ से आप सोच के गए थे क्या वो सही है, क्या इटली में एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये बात कहते हैं हम कि एजुकेशन इज़ फ्री इन इटली, क्या ये रियलिटी है या मिथ है। तो ज़ीशान, सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपने वहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी में कोर्स ज्वाइन किया है और कौन सा कोर्स आपने कंप्लीट किया है अभी। तो सर मैं गया था यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, जो कि बोलोनिया में सिचुएटेड है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी, सबसे ओल्डेस्ट वही है, 1088 एस्टैब्लिश्ड है। मेरा कोर्स वहाँ पे था स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, विच वाज अ पार्ट ऑफ मास्टर्स which you do after doing civil engineering. So I was doing structural engineering over there. About to be finished. I hope to be soon. But yeah, it was a very good experience. Very great experience. Okay, so the point is, many students are really eager to know that when they read about this, that it's completely free education in Italy. You get stipend, you get scholarship. What is the reality, or it is just a myth? It's not a myth per se, because जब हम वहाँ जाएंगे तो एजुकेशन इज़ फ्री। मतलब आप को वहाँ पे एक पैसा नहीं देना है। आपकी क्लासेस का ट्यूशन का, जो कि अराउंड 3,000 एंड 3,500 यूरोज होता है पूरे साल का, वो इज़ कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ। सेकेंड थिंग इज़ यू गेट स्कॉलरशिप विच इज़ इंक्रीजिंग बाय द ईयर। तो जब मैं गया था तब अराउंड कुछ 7,000 मुझे मिली थी फर्स्ट ईयर में। 7,000 यूरोज पहले साल के लिए। एंड देन बाय द सेकेंड ईयर इट वॉज around 8,000 something euros for the whole year, and it's keep on increasing. Okay. अगर every year वो कुछ अमाउंट बढ़ा देते हैं उसको। तो अगर समराइज करें तो मैं कहूँगा कि आपकी जो भी फीस थी, ट्यूशन फीस वाज कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ। तो आपको कुछ ट्यूशन फीस नहीं पे करना होगा। साइमल्टेनियसली आपको 7,000 यूरो फर्स्ट ईयर में और 8,000 यूरो सेकेंड ईयर में आपको स्कॉलरशिप मिली जी। सो इज दिस अ सफिशिएंट अमाउंट फॉर समबडी टू सर्वाइव इन कंट्री लाइक इटली? इट इज़ सफिशिएंट डिपेंडिंग हाउ यू आर स्पेंडिंग इट। भाई अगर आप बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के शौकीन हैं, आप यूरोप गए ही घूमने हैं, तो आई एम सॉरी आप नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं घूमने की बात नहीं कर रहा, मैं तो सर्वाइवल की बात कर रहा हूँ। बिकॉज स्टूडेंट अगर किसी भी कंट्री में जाता है तो ऑफकोर्स हम उसके घूमने की कॉस्ट इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो वहाँ रह रहा है तो क्या वो कंफर्टेबली उस अमाउंट में रहना खाना अपना मैनेज कर सकता है? वेरी इजीली बिकॉज मैं बोलोनिया में रहता हूँ। बोलोनिया इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, इफ नॉट दी एक्सपेंसिव, जस्ट बिकॉज वहाँ पे इट्स अ स्टूडेंट टाउन। सो वहाँ पे जनरली जो हाउस रेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ अगेन स्टूडेंट बहुत सारे हैं वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं या फिर आप खुद बनाते हैं, ज़्यादा कॉस्ट ऊपर नीचे नहीं है, बट अगर आप खुद बनाते हैं देन इट्स very well sufficient amount of money that you have. इतनी sufficient है कि by the end of the year, like December में generally लोगों की ख़त्म होने वाली होती है, but if you are cooking yourself and आपका ज़्यादा खर्चा, मतलब आप ज़्यादा शॉपिंग पे नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ आपका नहीं है। अच्छा, शॉपिंग भी कर लेते हो आप? आराम से, बहुत आराम से। उसके बाद भी आपका बहुत सारा अमाउंट बच जाता है, अराउंड 1,000 यूरोज, 1,200, 1,300 यूरोज, तो यू कैन सेव बहुत ईजिली। मतलब उससे आपकी खुद की शॉपिंग भी हो जाती है आराम से, बहुत आराम से। अच्छा, एक मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि भाई आप इटली में पढ़ रहे हो तो यू गेट अ शेंगन वीज़ा। तो क्या आप किसी तरह का वीज़ा आपको लेना पड़ता है अगर आपको किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करना है फॉर एजुकेशन पर्पस और फॉर टूरिज्म, दोनों ही पर्पस से? क्योंकि वहाँ पे एक प्रोग्राम है इरास्मस का, तो उसमें आपको दूसरे कंट्री में भी जाके पढ़ने का, विद इन द कोर्स आपको दूसरे कंट्री में जाके पढ़ने का मौका मिलता है, एंड दैट टू विद स्कॉलरशिप्स। तो इसके लिए क्या आपको अलग से कोई वीज़ा लेना होता है, क्या करना पड़ता है? इरास्मस जनरली अगर किसी स्टूडेंट को लेना है तो इरास्मस आपको बहुत अर्ली अप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज लिमिटेड अमाउंट ऑफ सीट रहती हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया था, बिकॉज मेरे को बहुत बाद में पता चला था कि इरास्मस के लिए आपको बहुत अर्ली अप्लाई करना पड़ता है। दूसरा, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। अमाउंट सम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि बोलोनिया ही यूनिवर्सिटी जो आपकी है जिसमें भी आप जाएंगे वो आपको प्रोवाइड करा देता है। तीसरा, बिकॉज आप एक शेंजन वीज़ा उसमें है कंट्री में, तो आपका जो PR बनता है, जो हमको हाथों हाथ बनानी पड़ती है, नॉट PR, रेजिडेंसी जो होती है, जो आप हाथों हाथ बनवा लेते हैं, दैट कार्ड एंड योर पासपोर्ट इज़ अलोन इनफ टू ट्रैवल द एंटायर यूरोपियन यूनियन। मतलब आप उससे कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकता है। आप वहाँ जाके बस अपना कार्ड दिखा दीजिए, वो स्टैंप लगाएंगे एंड यू आर गुड टू गो।
Okay, so did you travel some of the countries? I've traveled around 8 countries, very beautiful countries, but yeah, it's amazing. I've traveled to Austria, I've traveled to Belgium, Denmark, Greece. उसके अलावा I've been to Czechia, Prague. I went. It's very beautiful city. इटली में बहुत सारी जगह मैं घूम लिया हूँ. And अच्छा, इटली भी में खूब सारी जगह आप बहुत सारी क्या क्या घूमा? I've been to Pisa. I've been to Naples, Napoli. I've been to Milan. एक वहाँ की बहुत पुरानी सिटी है मांतुआ करकी. आई थिंक वेनिस भी गए थे आप? वेनिस 2 बार होके आया हूँ मैं. मेरे को इतनी कुछ अच्छी नहीं लगती, बट I'm not speaking for all. I'm just speaking for myself. And मेरी favorite place where one of my friends live, it's called Val di Fassa or Fassa Valley. It's very beautiful over there. अच्छा, एक लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि यार किसी भी कंट्री को अपने यहाँ पे अगर MBA करने जाते हैं, MS करने जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो यू स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 लाख रुपीस और मोर. यार किसी भी कंट्री को पढ़ने के लिए, रहना खाना के लिए पैसा देने की ज़रूरत क्या है? किसी कंट्री को ऐसा क्या ज़रूरत पड़ रही है? तो मैं मतलब बहुत क्वेश्चन पे, देखिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं, लेकिन व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू कि क्यों इटली इतना फंडिंग कर रही है, स्टूडेंट्स को इतना स्कॉलरशिप दे रही है? व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? मेरी नज़र में वहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है. अब तो नहीं रही क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पहुँच गए. बट द टाइम, बट दे आर नॉट द नेटिव्स ना, वो तो बाहर से आए हुए लोग हैं. बट उनकी लोकल पॉपुलेशन में एल्डरली बहुत सारे हो गए. और वो सारी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि वो उन जॉब्स में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं जिसमें बाकी स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस है. फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल हो गई जिसमें मैं हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर से, और भी अदर जो वो आपकी फील्ड्स हैं जिसमें रिलेटेड टू लाइक कंप्यूटिंग और MBA और ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, उसमें वो अब जाना पसंद नहीं कर रहे हैं. वो आर्ट्स में ज़्यादा जा रहे हैं, नर्सिंग में ज़्यादा जा रहे हैं, डॉक्टर्स में ज़्यादा जा रहे हैं. वो तो ये जो इतना बड़ा गैप आ गया है उनके उसमें, उसको फिल करने के लिए उनको लोग चाहिए जो कि उनके पास अब अवेलेबल है नहीं. तो ऑफ कोर्स देयर फंडिंग. वैसे जर्मनी में भी होती है स्कॉलरशिप्स में. लैंग्वेज के इश्यूज की भी बहुत बात होती है क्योंकि यूरोप में आप कहीं भी जाओ, हर कंट्री में अपनी लैंग्वेज है. 2 चीज़ें यहाँ पर पूछना चाहूँगा. एक कि आपकी जो पढ़ाई वहाँ पर हुई, वॉज दैट इन इंग्लिश और इट वॉज इन लोकल लैंग्वेज, यानी वहाँ के टीचर्स जो थे वो कंफर्टेबल थे इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाने में? और दूसरी बात यह है कि हाउ अबाउट द लोकल्स, वहाँ पर लैंग्वेज का कितना इशू आता है आपको? लैंग्वेज का देखो, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ पहले. अगर आप इटली जाने की सोच रहे हो और आप इटली रहने की सोच रहे हो इन फ्यूचर, तो इटालियन पढ़ना शुरू कर दो अभी से ही. नो डाउट आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे इटालियन की. मेरा कोर्स पूरा इंग्लिश में था. मेरे प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे थे, सबको इंग्लिश आती थी, बहुत अच्छे से इंग्लिश आती थी. यहाँ तक कि बहुत सारों के तो एक्सेंट भी अमेरिकन वाले थे. बट इन दी एंड इटालियन आपको आनी बहुत ज़रूरी है. ये तो एक देखो बहुत सिंपल सी बात है. अगर आप इंडिया में भी, यानी आप अगर महाराष्ट्र पढ़ने जा रहे हो और आपको मराठी आती है, आप गुजरात जा रहे हो गुजराती आती है, इनफैक्ट अगर आप साउथ इंडिया में तमिल या तमिलनाडु या आंध्रा में जा रहे हो और आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, डेफिनेटली इट्स डिफ़िकल्ट टू कन्वर्स विद द लोकल पीपल. बट मैं जब एकेडमिक की बात कर रहा हूँ, एकेडमिक्स की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर एकेडमिक्स के दौरान क्या आपको इसके चैलेंजेस फेस हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो इट वाज ऑल इन इंग्लिश. इट वाज वेरी कंप्लीट. हाँ, डेफिनेटली. और विद द लोकल पीपल यू हैव टू टॉक इन द लोकल लैंग्वेज ओनली. उसके लिए लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है. लेकिन जैसे जर्मनी में होता है, तो जर्मनी आप पढ़ने जाते हो, इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी रिक्वायर B2 लेवल ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एडमिशन लेने के लिए. तो वो तो ऐसा कुछ था नहीं. इट वाज प्योर लाइक आपके ऊपर है. आपको अगर सीखनी तो आप सीखो, बट अंटिल योर ग्रेजुएशन इट्स कंप्लीटली इंग्लिश. मतलब कोई कंपल्शन नहीं है सीखना. बिल्कुल भी. ओके. हाउ अबाउट द पॉसिबिलिटीज और अवेलेबिलिटी ऑफ द जॉब्स आउट देयर? और अगर हैं तो आपके एक्सपीरियंस के अनुसार कौन कौन से सेगमेंट्स में जॉब्स हैं? जॉब्स इज अवेलेबल इन एवरी सेगमेंट. उनके पास तो बहुत सारी जॉब्स है. आप किसी भी कंपनी को वहाँ पे खोल के देख लो. इटली, मैं सिर्फ इटली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल यूरोप की बात कर रहा हूँ. आप कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी का आप वेबसाइट खोल के देख लो, छोटी कंपनी का वेबसाइट खोल के देख लो, करीबन 4 वेब पेजेस तक जॉब लिस्टेड है. द प्रॉब्लम कम्स अगेन द लैंग्वेज बैरियर. अगर आप छोटी कंपनी में जा रहे हैं, बड़ी कंपनी में जा रहे हैं, तो यू शुड हैव एक्सपीरियंस टू बैक यू अप. एंड थर्ड थिंग इज, उनको वो लोग चाहिए जो हाथों हाथ अवेलेबल हो, मतलब इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हो. एग्जैक्टली. मतलब कोई लंबी पेंडेंसी नहीं हो. इंटर्नशिप्स वहाँ पे थोड़ा मिलना मुश्किल है. हालांकि अगर आप ग्रेजुएटेड है और आपको तब इंटर्नशिप करनी है तो इट्स
वेरी इजी टू गेट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो जा रहे हैं, यानी ग्रेजुएट्स जो जा रहे हैं यहाँ से, उन लोगों के लिए ईजी है बहुत गेट एन एम्प्लॉयमेंट। बट अगर वो लोग जा रहे हैं तो उनको फिर बैकिंग चाहिए, अच्छी खासी एक्सपीरियंस वाली बैकिंग। ऑफ कोर्स बट जॉब्स आर अवेलेबल, जॉब्स आर अवेलेबल, तो जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज़ है कि जब हम बात कर रहे हैं इंटर्नशिप की, तो वहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब्स का भी कॉन्सेप्ट आता है कि आप आराम से 20 आवर्स जॉब कर सकते हो। आपके किसी फ्रेंड्स सर्कल में कुछ कर रहे हैं वहाँ पे जॉब्स? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अच्छे अच्छे, उन्होंने जॉब करी थी इंटर्नशिप्स। 2-3 फ्रेंड्स तो मेरे हम जिसमें पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, उसमें ही वो जॉब कर रहे थे, बोलोनिया में जॉब कर रहे थे, एंड दे वर अर्निंग अराउंड 1100-1200 यूरोज अ मंथ। ओके, तो 1,20,000 रुपए के आसपास तो वो लोग ऑटोमेटिकली सिर्फ अपने इससे ही अर्न कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते पार्ट टाइम। तो वो तो उनका खर्च नहीं होना है, इट्स अ प्योर सेविंग अगर वो करना चाहें तो। एग्जैक्टली। और एंजॉय करना चाहें तो फिर पूरा यूरोप पड़ा हुआ है घूमने के लिए। वहाँ पे एक रूल है कि अगर आप अंडर द टेबल काम नहीं कर रहे हो, देन द एम्प्लॉयर मस्ट पे एटलीस्ट 700 यूरोज टू यू मिनिमम। 7,000 euro is 7 lakh approximately 70,000 rupees per month, which is decent, very decent। आपका पूरा रहने खाने का खर्च एक्चुअली इससे निकल सकता है, आपकी एयर टिकट्स निकल सकती हैं, आपकी ट्रैवल कॉस्ट निकल सकती है टू अदर कंट्रीज। लिविंग कितनी डिफिकल्ट है वहाँ के लोग, क्या वो बहुत आपके साथ कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या किसी तरीके का कोई और एक्सपीरियंस आपका वहाँ के लोगों के साथ? अपार्ट फ्रॉम द जोक्स जो कि दोस्तों के बीच में होते रहते हैं, वो तो आप किसी भी कोने में चल जाओ देश के, दुनिया के, वो तो काफ़ी कॉमन है वो। अपार्ट फ्रॉम द जोक्स, Italians are one of the most kind-hearted, amazing and funny people I've ever met in my entire life. I've been to, now I can say I've been to different places, before I cannot, but जहाँ तक मैं मिला हूँ इटालियन से, they are the most humble, the most kind-hearted people I've ever met. बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत समझते हैं, बहुत कनेक्टेड है, just because उनका जो कल्चर है is just like India। वो भी थोड़े फैमिली के साथ बढ़ने में विश्वास रखते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, दे गिव टाइम टू देयर फैमिली। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एनवायरनमेंट दे कनेक्ट टू अस वेरी इजीली। बिकॉज मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त है थॉमस, बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड हम दोनों, जस्ट बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग बहुत सिमिलर है। वो भी अपनी फैमिली के साथ बड़ा हुआ है, मैं भी अपने परिवार के साथ बड़ा हुआ हूँ, तो हम काफ़ी घुल मिल ईजीली गए। तो इट्स वेरी वेरी ईजी टू कोऑपरेट विद देम। अच्छा, मुझे तुम्हारा एक बैकग्राउंड याद है कि जब तक तुमने अपना कॉलेज किया था, यानी ग्रेजुएशन किया था, इंजीनियरिंग की थी, तब तक आप घर पे रह के ही पढ़ाई किए थे, मतलब यू डिडंट स्टे इन हॉस्टल एंड ऑल दैट। और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आप एक दूसरे कंट्री में जाते हो, वहाँ पर आपको शेयर करना पड़ता है अपना रूम और द अकोमोडेशन विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ये कैसा तजुर्बा था और क्या ये डिफ़िकल्ट था एडजस्ट करना, या आप कहोगे कि नहीं वहाँ पर मुझे अपने इंडियन कम्युनिटी या अपने जान पहचान या पड़ोस के लोगों के साथ ही रहना चाहिए वहाँ जाके भी? इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटालिटी, आप कैसे हैं भाई। मैं थोड़ा सा अडेप्टिव बिहेवियर का हूँ, तो मैं बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाता हूँ इधर उधर चीज़ों से। तो व्हेन आई वेंट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, आई शेयर्ड माई हाउस विद हंगेरियंस, स्वीडिश, डेनिश, देन आई शेयर्ड माई रूम विद जॉर्जियंस, Africans also, but the experience is amazing। आपको बहुत सारे कल्चर से मिलने का मौका मिलता है। they were very good people। उनकी वजह से ही मैं बहुत अच्छे से रहा वहाँ पे, just because of them, because उनको पता था कि भाई पहली बार बाहर आया है लड़का, तो they pushed me a lot, मतलब to grow, and because of them they taught me how to cook food like Italian, Swedish, Hungarian food। I've cooked a lot of food with them। We shared a lot of cultural background with each other। ये तो एक बहुत अच्छा तजुर्बा भी है कि आप एक ग्लोबल एक्सपोजर ले रहे हो, लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनके बिहेवियरल पैटर्न्स क्या हैं, एटिकेट्स क्या हैं, तो ये तो एक अलग लर्निंग है इनफैक्ट। मतलब शायद ये आप कॉलेज में नहीं सीख सकते। बिल्कुल भी नहीं। तो did you enjoy this? बहुत I loved being there। I still love being there। I am missing back Italy। I'm still missing to go back। अच्छा, कभी कभी ऐसा मन में लोगों के ख्याल आता है कि यार अगर फ्री में दे रहे हैं तो शायद लोग जा नहीं रहे होंगे, या वहाँ पर कुछ चैलेंजेस या ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी जो लोग बता नहीं रहे। तो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ की लाइफ एज कम्पेयर टू इंडिया, कि लोग कंपेयर करेंगे भाई मैं यहीं कर लेता हूँ MBA, यहीं पे MS कर लेता हूँ, तो व्हाट वुड यू से अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर एंड लाइफ इन जनरल? लाइफ इन जनरल
काफ़ी अच्छी है। मैं इंडिया को बुरा तो नहीं बोलूँगा, नहीं, बट बुरा है नहीं, इनफैक्ट इंडिया इज टू गुड, टू गुड। बट लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा है वहाँ का, काफ़ी डिसिप्लिन रखते हैं वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया। थोड़ा सा डिसिप्लिन ज़्यादा है वहाँ पे, जस्ट बिकॉज पॉपुलेशन बहुत कम है उनकी, तो वो डिसिप्लिन बहुत इजीली हो जाता है। लाइफ बहुत अच्छी है वहाँ पे, अगेन बिकॉज देयर इज़ अ मैसिव कल्चरल मार्केट ओवर देयर। यू हैव पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, different upbringing, different part of the world, so they all share their experience and बहुत easily connect हो जाते हैं एक दूसरे से, again because it's a university town, सब same age के रहते हैं वहाँ पे बोलोनिया में। apart from बोलोनिया अगर आप दूसरे cities में जाएँ तो again discipline वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, अच्छे से वो काफ़ी अच्छे etiquette वाले लोग हैं, तो it's amazing over there। ओके, तो आपको जो एडमिशन मिला वो इट वाज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वेरी ओल्ड, वेरी रेप्यूटेड एंड आई थिंक ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। थोड़ा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताओ, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं, क्या उनके वर्ल्ड रैंकिंग्स क्या हैं और कैसा, मतलब हाउ दे आर ग्रोइंग। तो बोलोनिया, when I went there, Bologna was the second ranked university of Italy. Before Sapienza and Bologna, Sapienza which is in Rome, Sapienza और बोलोनिया सेम रैंक पे थे, तो दे वर कम्पीटिंग फॉर द सेकंड रैंक। फर्स्ट रैंक इज मिलानो पॉलिटेक्निको, पोलिमी जो है, पोलिमी जिसको बोलते हैं, पोलिमी इज नाउ अप्रॉक्सिमेटली 90th रैंक। हाँ, बोलोनिया इज 132 right now। 102, okay। 124 is Sapienza। After that comes I think Napoli or Torino, either one of them is 4th or 5th, but they are very very reputed universities, बहुत पुरानी universities हैं। एंड वहाँ का जो आपका पादुआ, बोलोनिया, ट्यूरिन, ये तो पुरानी, सबसे पुरानी, बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटीज है। एंड वहाँ का जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो सब है काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। वहाँ पे आपको किताबी ज्ञान वो कम देते हैं एंड सॉफ्टवेयर ज्ञान, जस्ट बिकॉज वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनफैक्ट इन माई फील्ड हमने एटलीस्ट 6 या 7 सॉफ्टवेयर सीखे हैं वहाँ पे। एग्ज़ाम बहुत टफ तो नहीं होते हैं, बट अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो इट्स इम्पॉसिबल यू कैन पास देम, बिकॉज वहाँ पे रिटन एग्ज़ाम बहुत कम होते हैं, वहाँ पे ओरल एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड इट्स 1-on-1 विद प्रोफेसर, काफ़ी चिल्ड आउट प्रोफेसर्स हैं, पर वो जब क्वेश्चंस पूछने पे आते हैं तो फिर वो एग्ज़ाम भी आपका 1 घंटे तक खींच लेते हैं। तो अगर आपको आता है सब कुछ ईजीली, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, इट्स वेरी इजी टू। तो पढ़ाई करना भी बहुत मुश्किल तो नहीं है? बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, अगर आप रेगुलर पढ़ते हो बहुत इजी है, बहुत तो मतलब इट्स फन ऑफ लाइफ कि आप पढ़ भी रहे हो, आप लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हो। बहुत बहुत भाई, अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि आज अपन 10 दिन का अगर यूरोप टूर लेके जाते हैं तो यू स्पेंड अराउंड 5 लाख रुपीज पर पर्सन, तो उस तरीके से एक जबरदस्त तजुर्बा है कि यू गेट अ वेरी ग्लोबल एक्सपोजर इन द टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। 2 साल तक, और 2 साल तक। आपको स्कॉलरशिप 2 साल मिली या 2.5 साल मिली? मेरे को 2.5 साल तक मिली है, जस्ट बिकॉज अभी नया रूल आ गया है, आई डोंट नो वो अप्लाई हुआ ही नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ बिकॉज मेरे को नहीं मिली, बट दे आर एक्सपेंडिंग फ्रॉम 2 years to 3 years। ओके। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वर्किंग वो इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, तो वो अपनी ग्रेजुएशन थोड़ी खींच लेते हैं, तो वो 3rd year तक भी चले जाते हैं। तो आई थिंक बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कि वो दे आर इंक्रीजिंग फ्रॉम गिविंग यू फुल स्कॉलरशिप फ्रॉम 2 years to 3 years। राइट नाउ आई गॉट फॉर 2.5 years, सो मेरे को आधी मिली, but it's again enough for the time being till I'm graduating, it's enough। और उसके बाद 1 साल का पोस्ट वर्क वीज़ा। सो पोस्ट वर्क वीज़ा में जैसा तुमने ऑलरेडी बता दिया है कि भाई जॉब्स आर अवेलेबल, ऑफ कोर्स आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज, क्योंकि आप जिस जगह ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे आपको एक लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो जो भी बच्चे इटली जाके ये एडवांटेज लेना चाहते हैं, डेफिनेटली इटालियन लैंग्वेज डिफ़िकल्टी लेवल क्या है? इज इट अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज? अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो इट्स नॉट, बिकॉज स्क्रिप्ट तो सेम ही है। इट्स वेरी इजी, वेरी ग्रामर अगर आपको आ गई, जो कि मुझे आती है पूरी A to, वेरी इजी। ओके, आपको सिर्फ वोकेबुलरी चाहिए, उसके बाद आपको वर्ड्स आने चाहिए, बाकी कोई डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल इजी। इट्स क्वाइट। और इससे मिलती जुलती लैंग्वेज है स्पेनिश और इटालियन इज लाइक नेक्स्ट डोर। हाँ, 80% बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से आप अगर आपको थोड़ी सी और अपग्रेडेशन करते हो तो यू कैन एक्सटेंड योर बॉर्डर्स टू स्पेन ऑल्सो, यू कैन डू जॉब्स इन स्पेन। बट अगर आप मेरे से पूछें कि कौन सी लैंग्वेज अगर कोई इंसान सीखना चाहता है तो आई वुड सजेस्ट, बिकॉज स्पेनिश तो इट्स वाइडली स्पोकन इन मेनी कंट्रीज, बट
आई विल सजेस्ट कि आप फ्रेंच सीखें बिकॉज फ्रेंच इज स्पोकन इन एटलीस्ट 4 डिफरेंट कंट्रीज, जर्मन 3 और 4 डिफरेंट कंट्रीज अगेन, तो आपका एक्सपोजर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज और साथ में सीख सकते हो एड ऑन, तो फिर आपके लिए यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज के दरवाजे खुल जाएंगे। बिकॉज बेल्जियम में, लग्जमबर्ग में एंड देयर इज वन मोर कंट्री, लग्जमबर्ग में तो भाई आजकल बड़ी मतलब जॉब्स भी बहुत हैं वहाँ और पे इट French इज वन बोली ऑफ द जाती है। रिचेस्ट, वन मतलब पर कैपिटा इनकम इज वेरी हाई, मोस्ट रिचेस्ट। तो वहां पर भी कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी? फ्रेंच। फ्रेंच। तो अगर आप Luxembourg फ्रेंच French सीख है। लेते हो तो यू गेट एक्सटेंशन टू लग्जमबर्ग। जर्मन में आपको स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, लिटिल बिट ऑफ पोलैंड आल्सो, ओके। बट ये आपको 3-4 कंट्रीज और मिल जाएंगी। और फ्रेंच लैंग्वेज को किस जगह कंट्री में ऑप्शंस मिलते हैं? जैसा मैंने बोला, बेल्जियम कंप्लीट फ्रेंच, लग्जमबर्ग कंप्लीट फ्रेंच, फ्रांस ऑफ कोर्स कंप्लीट फ्रेंच, एंड देयर इज वन मोर कंट्री व्हिच आई एम फॉरगेटिंग जहाँ पे भी फ्रेंच ही चलती है। ओके। तो एटलीस्ट 8 कंट्रीज, 2 लैंग्वेजेस एंड 8 कंट्रीज, एंड देन इटालियन एंड स्पेन, तो 10 कंट्रीज तक तो आपका एक्सेस होता ही है। और फिर कुछ कंट्रीज हैं जिनमें इंग्लिश भी बोली जाती है। फॉर एग्जांपल डेनमार्क में मेजॉरिटी इंग्लिश है, मेजॉरिटी। हालांकि उनको डेनिश आनी चाहिए, बट डेनिश बहुत हार्ड स्क्रिप्ट है। बट मैं जब डेनमार्क गया था, आई वाज गोइंग टू विजिट वन ऑफ माय वेरी ओल्ड फ्रेंड ओवर देयर एंड शी इज वर्किंग ओवर देयर एंड शी टोल्ड मी लाइक दे कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। डेनमार्क कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपैंडिंग कंट्री, clean as in pollution clean country, and it's also Scandinavian countries are very happy, kind of the happiest countries in the world. Education wise भी उनका standard of education is very high, तो seems to be a good experience altogether. Not good, very good. Oh my God. Excellent to be very sure. And अभी मेडिकल में भी बहुत स्टूडेंट्स यहाँ से IMAT क्लियर करके इटली से जा रहे हैं और इटली में मेडिकल एजुकेशन भी कर रहे हैं। उसके बारे में भी हम अपने अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द डिफ़िकल्टी इन दिस होल प्रोसेस, कि आपको एडमिशन लेना कितना मुश्किल है या क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको इस प्रोसेस में आएंगी, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन विद ज़ीशान इन पार्ट बी एंड स्टे ट्यून्ड विद अस. If you like this discussion, if you like this podcast, subscribe the channel and press the bell icon so that you can stay tuned all the time. और आपके क्या questions हैं related to Italy, लिखना ना भूलिएगा, कमेंट में डालिएगा, हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं. और अगर आप एडमिशन प्रोसेस या इससे रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहते हैं तो डेफिनेटली कैन कनेक्ट टू अस ऑन द नंबर्स गिवन बिलो और इन द डिस्क्रिप्शन. आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच ईशान, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. थैंक यू.